हमारा चैनल है आपकी हंसी की दुनिया का पासवर्ड। हमारी हंसी की फैक्ट्री चालू है। बस आप तो ऑर्डर देते रहो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये कहानी ममता की है। बचपन से ही घर में ये एहसास दिलाकर पाला गया कि औरतों को बोलने का हक नहीं है। अरे ममता, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। रोज ऑफिस में देर पहुंचता हूँ तुम्हारे कारण। लेकिन आपका सारा खाना पैक और तैयार भी है। अरे जबान जितनी चलाती हो उतना अगर हाथ चलाती ना तो शायद घर को अच्छे से मैनेज कर पाती। क्या मतलब है? क्या नहीं मिला आपको? मोजे मोजे कौन देगा? ममता भागकर पति को मोजे देती है। वो हर किसी का ख्याल रखती, लेकिन उसके घर में रोज का रोना लगा रहता। अरे माँ, आज स्कूल में टीचर ने मुझे फीस के लिए डांटा। माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि स्कूल में फीस के पैसों के लिए मुझे कोई भी बात सुनाए। अरे पर बेटा, ये तो पापा करते हैं ना, सारा ऑनलाइन। मुझे तो इसकी जानकारी भी नहीं है। हाँ हाँ, बना लो बच्चों के सामने मुझे बुरा। अरे करता तो मैं ही हूँ, माना, लेकिन मुझे कोई सपना थोड़ी ना आएगा कि बच्चों की फीस जमा करनी है। अरे बताओगी तो तुम ही ना। ममता की अब ये आदत में शुमार हो चुका था। वो हमेशा हर बात के लिए खुद को ही दोषी मानती। एक दिन वो पड़ोस की दोस्त से कहती है, समझ नहीं आता यार, मैं इतनी डम कैसे हो सकती हूँ। बात तो सही भी है ना। अब पति बेचारा नौकरी करे, पैसे कमाए, या फिर ये देखे कि बच्चों की फीस का वक्त है। क्या करूँ यार। पता नहीं, मेरे पति तो सारा काम खुद ही करते हैं। वो तो कहते हैं कि तुम थक जाती होगी, सारा दिन घर बाहर बच्चे तो। अच्छा, ऐसे भी पति होते हैं क्या? अरे क्या बात कर रही है? भाई साहब कभी तुझे किसी बात के लिए सुनाते नहीं? किसने कहा नहीं सुनाते? अरे ये पति चीज ही ऐसी होती है कि बिना पत्नी को सुनाए उन्हें चैन की नींद कहाँ आती है। तो तू भी परेशान रहती होगी कि कैसे, क्या, कब भूल गई। अरे वो तो मुझे बस इस बात के लिए ताना देते हैं कि मैं वक्त पर खाना क्यों नहीं खाती या पार्लर जाकर अपनी साज सज्जा क्यों नहीं करवाती। पड़ोसन बोल ही रही होती है कि ममता के बेटे की आवाज आती है। अरे माँ, क्या हो गया? लग नहीं रहा कि आज आप मुझे पानी भी देगी। अरे कब से खाने के लिए वेट कर रहा हूँ। अरे यार, मैं चलती हूँ। बेटा खाने के लिए वेट कर रहा है, मैंने उसे खाना भी नहीं दिया। अरे 12वीं में पहुंच चुका है तुम्हारा बेटा, उसे बोलो खुद पानी लिया करे। मैंने तो अपने बच्चों को काम करना सिखाया है। अरे यार, खुद की भी तो कोई लाइफ है। माना जब नहीं कर सकते थे तो किया, लेकिन अब इतने बड़े बच्चों की हर बात मानेंगे तो मुश्किल तो अपने को ही होगी। ममता को पड़ोसन की बात में दम तो लगता है, लेकिन करे क्या, आदत भी तो खुद ही ने डाली थी। ममता घर जाती है कि तभी बेटी आ जाती है। माँ, परसों मुझे एक शादी में जाना है। तेरी वो जो लाल वाली साड़ी है ना, उसे दे देना। मैं आज जाकर टेलर को दे दूंगी, वो उस साड़ी से सूट बना देगा। अरे नहीं नहीं तारा, वो मेरी माँ ने मुझे दी थी और उस साड़ी से मेरी काफ़ी भावनाएं जुड़ी हैं। तुमको ना मैं दूसरी साड़ी दे दूंगी। ओके, कोई बात नहीं, लेकिन आज दे ही देना पक्का। तारा माँ की साड़ी से सूट बनवाकर पार्टी में जाती है, लेकिन जब वो पार्टी से लौटती है, क्या है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अरे जब वो साड़ी मांगी थी तो ये छल्ली सी साड़ी क्यों दे दी? मैं ही पागल थी जो इस साड़ी का सूट बनवा लिया मैंने। माँ, जानती भी हो कि कॉलेज में मेरी कितनी हंसी उड़ी। तभी वहां ममता का पति सुनील आ जाता है। अरे गवार औरत, जब बेटी साड़ी मांग रही थी तो दे देती ना। अरे पापा, इनके तो इमोशंस जुड़े थे उस साड़ी से। ममता इतने सब के बाद भी कुछ नहीं बोलती। मेरी बेटी की बेइज्जती हो गई। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता ये। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी से कोई भी ज्यादा सुंदर लगे पूरे कॉलेज में। जी, वो पढ़ने में तारा बिल्कुल अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई पर आप ध्यान दीजिए ना। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे किस पर ध्यान देना और किस पर नहीं। रमेश जैसा ही ये वाक्य पूरा करता है, ममता की बेटी और पति उस पर जोर जोर से हंसते हैं। अरे ठीक है ना, पता ही नहीं चला कि कैसे वक्त इतना बीत गया। अरे कैसे पता चलेगा माँ, हम लोगों के पीछे जो तू बैताल की तरह चिपकी रहती थी, तुझे कैसे वक्त का पता चलता?
ममता को पहले सास ससुर, फिर पति और बच्चों की तरफ से इस तरीके की बातें सुनकर उसका मन बहुत दुखी रहता था। एक दिन, सुनो ना, बहुत दिनों से कमर के नीचे बहुत दर्द रहता है। कल मैंने देखा तो एक फोड़ा था। अरे ममता, एक बार अपने पति से बात करो, वो तुम्हारा फोड़ा डॉक्टर को दिखा देंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो गुस्सा हो जाएंगे। अरे क्यों गुस्सा हो जाएंगे? तुमको दर्द है? हाँ, लेकिन वो यही बोलेंगे कि ऑफिस जाऊं या फिर तुम्हें लेकर डॉक्टर के पास। तो बेटे से ही बात कर ले। अरे वो तो मैं कर लूं, लेकिन फोड़ा है ऐसी जगह कि उसे बताते मुझे शर्म आएगी। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना जरूरी है ना। ऐसे कब तक फोड़े के दर्द से तड़पती रहेगी? अब तो सोच रही हूँ कि इनसे बात कर ही लूं, वरना दर्द के मारे कहीं मर ना जाऊं। लेकिन शाम को, ममता, क्या किया तुमने आज? खाने के डिब्बे में कैसा खाना दिया था? दाल खराब हो गई थी। कब की थी? दाल तो मैंने सुबह ही बनाई थी, खराब कैसे हो गई? अच्छा सुनिए ना, मुझे कहना है कि अरे गरम दाल बंद करोगी तो ऐसा ही होगा ना। बेइज्जती हो गई सबके सामने मेरी। ऑफिस वालों ने ऐसा मजाक उड़ाया कि क्या बोलूं। कल से ठीक से खाना देना है तो देना, वरना खाना देना बंद कर देना। बाहर खा लूंगा मैं। ममता, जो पति से अपनी परेशानी बताने वाली थी, वो अब ये सोचने लगती है कि कल से पति को खाने में क्या दे। अगले दिन ममता थकी थकी सी हालत में, आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया है, खाना बनाने की हिम्मत नहीं है आज तो। रात भर सोकर थक गई है ना, इसीलिए तो खाना नहीं बना सकती। हिम्मत नहीं हो रही है, मैं बस सोने जा रही हूँ। बस मैडम को सोने का बोल दो, फिर देखो कैसे सोती रहती है। माँ, फिर वही पराठा सब्जी। अरे हमारे साथ के दोस्त एक से बढ़कर एक नाश्ता खाना लेकर आते हैं, आप तो बस। सभी घर से निकल जाते हैं, लेकिन जब शाम को बेटा घर आता है तो घर में अंधेरा रहता है। बेटा लाइट जलाता है। क्या माँ, तुम्हारा भी जवाब नहीं है बिजली का बिल बचाने के लिए? वो बोल ही रहा होता है कि सामने माँ जमीन पर लेटी मिलती है। वो उसके पास जाता है। अरे माँ, क्या हो गया माँ? तभी वहां पड़ोसन आती है। अरे बेटा, तुम्हारी माँ के पैर के पास एक फोड़ा है, जिसके कारण ये लगातार कमजोर होती जा रही थी। मैंने उसे पहले ही कहा था कि घर में बता दो, लेकिन तुम्हारी माँ किसी को तंग करना नहीं चाहती थी। तभी वहां डॉक्टर आ जाता है। अरे इनके ऑर्गन में दिक्कत है, कोई बात है जो इनके मन में खटक रही है। अरे नहीं नहीं, इसके मन में कोई बात नहीं है, कोई काम है नहीं ना इसके पास, सारा दिन बस घर में ही रहती है। देखिए, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन हाँ, इनके मन में हमेशा कोई बात रह जाती होगी, इसीलिए उनकी ये हालत है। अगर आप समय से नहीं ले आते तो हो सकता था कि। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो ठीक हो जाए। हम लोगों ने अपनी ही परेशानी माँ के सामने रखी, लेकिन किसी ने माँ की दिक्कत को जानने की कोशिश तक नहीं की। हाँ, मैंने भी ममता को हमेशा घरेलू जरूरत से ज्यादा काम का नहीं सोचा था। ममता को होश आता है और वो खुद को अपने बेडरूम में देखती है। वो उठने की कोशिश करती है कि माँ, अब आप नहीं उठेंगी, हम लोग है ना, हम लोग आपको पूरी तरह से खुश रखने की कोशिश करेंगे। गप्पूड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गप्पोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी, ये तो बता दो गिफ्ट में लेकर क्या जाना है? अरे लेकर क्या जाना है, 250 का लिफाफा दे देना, बस काफी है। अरे मम्मी जी, अच्छा लगेगा क्या? पड़ोसी हैं हमारे, हमें कुछ बड़ा लेकर जाना चाहिए। अरे बहू, इतना काफी है। जानती हैं आप, मेरे मायके में जब पड़ोस में किसी की बर्थडे होती थी ना, तो मम्मी कुछ ना कुछ गोल्ड का ही देकर भेजती थी। पड़ोसी के बर्थडे में सोना? कैसी बातें करती हो। और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी ना लिफाफा पकड़ा दिया। पिंकी शर्मा जी की बेटी के जन्मदिन में चली जाती है। अरे आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो साड़ी में।
जी मैं तो लहंगा पहनकर आने वाली थी, मम्मी जी नहीं मानी। अरे बेटा, बर्थडे पार्टी में तो साड़ी चल जाती है, मेरा मतलब कोई शादी थोड़ी ना है। कैसी बात कर रही हैं आप आंटी जी? मेरे मायके में तो छोटे छोटे फंक्शन भी हम लोग लहंगा बनवाते थे बुटीक से, डिजाइन करवा कर, चाहे पड़ोस में किसी का जन्मदिन हो। मेरी मम्मी हमेशा बुटीक से नया लहंगा डिजाइन करवाती थी। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। ये तो तुमने आज बड़े कमाल की बात बताई। अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और बताइए, आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? अरे भाभी, मैं यहाँ हूँ। ये देखिए मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है। ठीक ही है, मतलब बर्थडे के हिसाब से थोड़ा हल्का है ना। अरे भाभी, इतना सुंदर गाउन पहना है मैंने। मैं ना शादी से पहले अपने बर्थडे पर हमेशा जरी वाला लहंगा पहना करती थी। यही मैं तुम्हारी मम्मी को भी बता रही थी। इसके बाद केक काटने का प्रोग्राम शुरू होता है। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शर्मा जी की बेटी का केक देखकर पिंकी से रहा नहीं जाता। उसके अंदर का गपोड़ी बाज बाहर निकल कर आ जाता है। अरे इतना छोटा सा केक! अरे बेटा, मेहमानों के हिसाब से ही है, जितने लोग इतना बड़ा केक। आंटी जी, कम से कम 4 या 5 मंजिल वाला केक तो बनाना चाहिए था। आपकी बेटी का बर्थडे रोज रोज थोड़ी ना आता है। मेरे बर्थडे पर हमेशा पापा 4 केक बनवाते थे। सारे केक 4-4 मंजिल के होते थे। वहां पर सारे लोग उमा जी के मोहल्ले के ही थे और वो पिंकी के गप्पे मारने की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे, लेकिन किसी ने पिंकी से कुछ नहीं कहा। एक दिन सुबह सुबह पिंकी ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा मुझसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। उनके आने की तैयारी करो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ। वैसे कब तक आएंगे? मम्मी जी फ्लाइट से आ रहे हैं, कल शाम को 4 बजे की फ्लाइट है। फ्लाइट? लेकिन बेटा तेरा मायका तो यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। तेरे मम्मी पापा फ्लाइट से कब से आने लगे? अरे मम्मी जी, आपको पता नहीं है, मेरे मम्मी पापा ना आधे घंटे की दूरी के लिए भी फ्लाइट का टिकट बुक करवाती है। अरे गप्पे थोड़े कम मारा करो बहू। कोई फ्लाइट से तब आएगा ना जब यहाँ पर एयरपोर्ट होगा। तुम्हारी मम्मी क्या उड़कर आएगी घर में? अरे हाँ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी। वो क्या ना, मेरे मम्मी पापा हमेशा फ्लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। अगले दिन पिंकी के मम्मी और पापा पिंकी से मिलने के लिए उसके घर आते हैं। आइए आइए जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समदन जी, हमारी बेटी की कोई शिकायत तो नहीं ना? ठीक से संभाल लिया है ना आपका घर? अरे मेरी बहू बहुत समझदार है, घर का काम बहुत अच्छे तरीके से करती है। बस थोड़ा ज्यादा बोलने की आदत है उसे, आपको परेशान करती होगी ना? बात तो आपकी सही है, उसकी थोड़ा ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा बोलने की आदत है। लेकिन कोई बात नहीं, आपकी बेटी दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ा बोलती ही तो ज्यादा है। पिंकी बेटा इधर आओ, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, तुमने इनके लिए खाना तो बना लिया ना? वो क्या है ना मम्मी जी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या बात है? डरने की कोई जरूरत नहीं। वो मम्मी जी, मैंने सोचा मम्मी पापा आए हैं तो खाना बाहर से मंगवा लेती हूँ। अरे कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम किचन में काम करने लग जाती तो अपने मम्मी पापा से बात कब करती। बहुत अच्छा किया, अब तुम अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर आराम से बात करो, मैं अंदर जाती हूँ। शाम का वक्त जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी, 3-4 लोग हाथों में खाने के बहुत सारे पैकेट लेकर उमा जी के घर पहुंच गए। अरे भाई कौन है आप लोग? लगता है गलत पते पर आ गए। नहीं नहीं माँ जी, हम तो खाने का ऑर्डर डिलीवर करने आए हैं, यहीं से बुकिंग मिली थी। अरे नहीं नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हमारे यहाँ तो 2 ही मेहमान आए हैं। आपके हाथ के पैकेट देखकर लगता है इसमें 50 लोगों का खाना है। माँ जी, आपने सही समझा, खाना तो इसमें 50 लोगों का ही है, क्योंकि हमें ऑर्डर यहीं से 50 लोगों का मिला है। अरे लेकिन इतना सारा खाना, कहीं मेरी बहू ने अपनी गप मारने की आदत के चलते ऐसा तो नहीं कर दिया? ये खाना आप रख लीजिए और हमें हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा, वैसे कितने का बिल बना है?
ज्यादा नहीं, बस 10,000 दे दीजिए। उन लोगों की बात सुनकर उमा जी पिंकी को आवाज देकर वहां बुलाती है। जैसे ही पिंकी वहां आती है, खुश होते हुए उन लोगों को वहां पर खाना रखने के लिए कहती है। अरे इतना सारा खाना क्यों मंगवाया बहू? अरे मम्मी जी, मैंने आपको बताया तो था, मम्मी पापा आए हैं तो मैं खाना बाहर से मंगवा रही हूँ। ये बात सही है बेटा, लेकिन 2 लोगों के लिए 50 लोगों का खाना? अरे मम्मी जी, कुछ कम पड़ जाए तो अच्छे थोड़ी ना लगता है, और मेरे मायके में तो ऐसा ही होता है, एक्स्ट्रा खाना मंगवाते हैं हम लोग। तभी पिंकी के मम्मी और पापा वहां पर आते हैं। अरे बेटा, एक्स्ट्रा खाना मंगवाने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि 2 लोगों के खाने के लिए 50 लोगों का खाना मंगवा लो। और बेटा, तुम्हारी गप मारने की आदत के चलते 10,000 का बिल आया है। तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? देखो बहू, बढ़ा चढ़ाकर बातें करना अपनी जगह, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी फेंकना भी गलत है ना। पहली बात तो इतने सारे पैसे लगे, और दूसरी बात खाना वेस्ट होगा। आप लोग ठीक कहते हैं। मैं आज के बाद अपनी इस आदत को कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, और अब से गप थोड़ी कम मारा करूंगी। पिंकी की बात सुनकर सब लोग हंसने लगे। गप्पूड़ी बहू। उमा जी की बहू पिंकी को गप्पे मारने की बहुत आदत थी। वो जब भी किसी के बारे में बातें करती तो बड़े बड़े गप्पे फेंका करती। आसपास के सब लोगों को पता था कि पिंकी बहुत बड़ी गप्पोड़ी बाज है। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं किया करते थे, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुन सुनकर हंसते बहुत थे। अरे बहू, पड़ोस वाली शर्मा जी है ना, उनकी बेटी का जन्मदिन है, तुम भी चली जाना। ठीक है मम्मी जी। रेहाना और रवि की शादी के बाद रवि के पास कुछ नहीं था। रेहाना, तुमने मुझसे शादी करके एहसान किया है। मुझसे ज्यादा तो तुम कमाती हो। अरे तो क्या हुआ, एक दिन आएगा रवि कि तुम खूब पैसा कमाओगे। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। रवि और रेहाना खुद को स्टैंड करने के लिए पूरी मेहनत करते। रेहाना, मैं नौकरी नहीं करना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं नौकरी करके घर चलाती हूँ, तुम बिजनेस सेट करने की कोशिश करो। एक दिन। रेहाना, तुम जानती हो, मैंने जो विज्ञापन बनाने वाली कंपनी खोली थी ना, उसे बड़ी ब्रांड का ऑफर आया है। अब हम लोगों के दिन प्यारे न्यारे हो गए हैं। मैं जानती थी रवि कि एक दिन तुम सेटल हो जाओगे। रवि का काम अच्छा चल जाता है। एक दिन वो रेहाना से कहता है, रेहाना, अब हम लोगों का बच्चा भी हो गया है। बहुत छोटा है वो, उसका ख्याल कैसे रखेंगे हम? कैसे क्या, मैं गांव से माँ को लेकर आ जाती हूँ। नौकरी से हाफ डे ले लिया करूंगी। अभी तो वो छोटा है, स्कूल जाने तक मैं मैनेज कर लूंगी। देखो रेहाना, मैं अब अच्छा कमा रहा हूँ, तुमको नौकरी करके परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, मैं अपनी लगी लगाई नौकरी कैसे छोड़ दूं? और मैंने तो सुना है हम लोगों को कुछ ही महीनों में सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कितना कमा लोगी? उतने में तो मैं ड्राइवर रख लूंगा। रेहाना को रवि की बात का थोड़ा बुरा तो लगता है। कम से कम मेरी नौकरी की इतनी बेइज्जती मत करो। भूल गए, इसी नौकरी के बदौलत तुमने अपना बिजनेस खड़ा किया है। अरे वो तो मैं किसी के भरोसे भी कर लेता। देखो, अपने बच्चे को संभालो, घर का काम करो। अब बाहर जाती तुम अच्छी नहीं लगती हो। रेहाना रवि के कहने पर नौकरी तो छोड़ देती है, लेकिन अब बड़े से घर में उसकी कीमत किसी नौकर से कम नहीं होती। एक दिन रवि का दोस्त आता है। भाभी, हम लोग तो आपको तब से जानते हैं जब से आप लोग शादी होकर इस शहर में आए थे। आपकी बदौलत ही सारा बिजनेस खड़ा हुआ है। ये किस्मत तो आप ही की है भाभी। हाँ हाँ भाई, हमारी मेहनत तो कुछ है ही नहीं। अरे होगी, लेकिन भाभी की किस्मत के आगे कुछ नहीं। दोस्त वहां से चला जाता है, लेकिन रवि का गुस्सा 7वें आसमान में होता है।
देखा कैसे बोल रहा था। अरे बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है ये। कैसी बात कर रहे हैं आप? प्रशांत भैया तो बहुत अच्छे इंसान है रवि। कैसे उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया था। अरे था पैसा तो साथ दिया, नहीं तो कौन पूछता है। रवि का व्यवहार पैसा आते ही अलग हो गया। वो बंदे को बंदा नहीं समझता। घमंड से घिरे रवि ने तो एक दिन हद ही कर दी। रेहाना, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूं। क्या क्या बकवास कर रहे हो रवि? क्या कहना चाहते हो? और क्यों नहीं रह सकते तुम मेरे साथ? देखो, मुझे कोई और पसंद है और उसने साथ रहने पर बस यही शर्त रखी है कि मुझे तुम्हें तलाक देना होगा। रेहाना, जो कि एक स्वावलंबी महिला थी, उसने बिना देर किए रवि को कह दिया, कोई इश्यू नहीं, मुझे पैकिंग में 4 दिन का वक्त लगेगा, लेकिन तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 4 दिन के लिए तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओ, मैं घर से निकलूंगी तो बता दूंगी। रवि घर छोड़कर चला जाता है। रेहाना को दुख होता है, वो रोती है, लेकिन व्यवहार से स्ट्रांग रेहाना को पति के वापस आने का और उसे सबक सिखाने का पूरा भरोसा था। फिर एक दिन, अरे शुशिका, कब शादी करोगे तुम मुझसे? यार मैंने तो सोचा था तुम शादी से पहले मुझे विदेश लेकर जाओगे, महंगी कार दिलाओगे। अरे सब दिला दूंगा, लेकिन पहले मुझसे शादी तो कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी पापा के पास जा रही हूँ और लोगों से अपनी शादी की बात करूंगी। अरे शुशिका, कैसे रहूंगा मैं तुम्हारे बिना। अब तो शादी ही होने वाली है हम लोगों की। शुशिका रवि को छोड़कर चली जाती है। रवि घर आता है, जहां रेहाना को ना पाकर उसे सब अजीब लगता है। घर तो रेहाना के बिना कुछ नहीं है, बच्चे की याद भी आ रही है। चलो एक वीडियो कॉल कर लेता हूँ। रवि रेहाना को वीडियो कॉल करता है, लेकिन रेहाना फोन नहीं उठाती। रात को सोते वक्त मन कर रहा है मुन्ने को गले लगा लूं। चलो कोई ना, शुशिका से शादी के बाद मेरे और भी बच्चे होंगे। अगले दिन रवि ऑफिस जाता है, जहां टीना खड़ी होती है। सर, आपने अपने नए ऐड के लिए मॉडल की रिक्वायरमेंट डाली थी ना, मैं उसी के लिए आई हूँ। रवि टीना को देखकर खुश हो जाता है। अब शादी हो गई है तुम्हारी? नहीं सर, बस अच्छा सा हैंडसम और अमीर लड़का देख रहे हैं मेरे मम्मी पापा। रवि के दिमाग से तो टीना को देखकर शुशिका का ख्याल भी खत्म हो जाता है। अरे यार, ये लड़की मिल जाए कितनी सुंदर है। शुशिका तो इसके आगे कुछ नहीं है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मुझसे मिलकर तुम्हारी ये खोज खत्म हो गई है? आप तो 2 बच्चों की पापा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मेरी शादी तो हुई थी, लेकिन बीवी को किसी और से प्यार था, मुझे छोड़कर चली गई। खैर, टीना की दोस्ती रवि से हो जाती है, लेकिन 1 महीने बाद शुशिका रवि के पास वापस आती है। मेरे मम्मी पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन लोगों को ये मत बताना कि तुम पहले से शादीशुदा हो, और हाँ, शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी तुमको मेरे नाम करनी होगी। अरे पागल, अब मैं तुमसे शादी ही नहीं करना चाहता। भला ऐसी लालची औरत से कौन शादी करेगा? तभी वहां टीना आ जाती है। रवि, ये पागल सी औरत कौन है? देखो, तुमने ही कह दिया ना पागल, तो पागल ही है। पता नहीं कौन है, कह रही है शादी कर लो, लेकिन शादी से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बोल तो सही रही है। वैसे तुम जानती हो, मेरी एक सहेली है, उसके पति ने उसे पैसा आते ही छोड़ दिया, जबकि उसको खड़ा करने वाली ही मेरी सहेली थी। और मुझे भी भरोसा नहीं है। अगर मैं भी तुमसे शादी करूंगी तो तभी जब तुम मेरे नाम अपनी सारी प्रॉपर्टी कर दोगे। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर दूंगा। रवि और टीना की शादी की तारीख तय हो जाती है। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज लेकर शादी वाली जगह पर पहुंचता है, लेकिन वहां टीना आती नहीं। रवि टीना को मैसेज करता है, कहाँ हो? सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मुझे तुमसे भी ज्यादा पैसे वाला मिल गया। रवि को गुस्सा आ जाता है।
वो गुस्से से सारा डेकोरेशन तोड़ रहा होता है कि वहां रेहाना आ जाती है। सर क्या हो गया? क्या डेकोरेशन पसंद नहीं आई आपको? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ की डेकोरेटर हूँ। क्या आपको पसंद नहीं आई यहाँ की सजावट? रवि दौड़कर रेहाना के गले लग जाता है। मुझे माफ कर दो रेहाना। रवि रेहाना के गले लग जाता है और रेहाना टीना को थैंक्स का मैसेज करती है। रेहाना और रवि की शादी के बाद रवि के पास कुछ नहीं था।